Hello, I am a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful सा platform biology with Jason Pooja. So yes, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था विथ अ सेल एनवलप तक और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किससे यूकैरियोटिक सेल से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करेंगे आज का इस लेक्चर को। ठीक है, तो एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं। प्रोकैरियोटिक सेल हमने कर दिया है, आज के इस लेक्चर में यूकैरियोटिक सेल करेंगे। उसके बाद तुमको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंशिएशन लिखना है। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? यूकैरियोटिक सेल की। पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, फिर हम उसके नोट भी बनाएंगे। तो बात करते हैं किसकी? यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है। द यूकैरियोट्स इंक्लूड, अभी यूकैरियोट्स जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। ये सब आते हैं किसमें? प्रो यूकैरियोटिक के अंदर क्या क्या आता है? प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, ये सब आते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of the cytoplasm. अब पहले के टाइम पे अगर हम देखें, पहले के टाइम पे घर कैसे होते थे? एकदम सिंपल सिंपल होते थे, ठीक है ना। एकदम ऐसे मतलब रूम होता था, फिर ऐसे किचन होता था। लेकिन आज के टाइम के अगर हम घर देखें तो कैसे देर आर कंपार्टमेंट, मतलब इतना ये कंपार्टमेंट रूम है, इतना ये कंपार्टमेंट का किचन है। तो जो यूकैरियोटिक सेल है ना, उसका जो भी साइटोप्लाज्म होता है, जो खाली जगह होती है ना, उसमें भी कैसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। कैसे हैं? कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इसके लिए ये ऐसे बोल रहा है, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। और इसके पास क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल possess एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस है? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ हर न्यूक्लियर एनवलप। और इसका जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या है? न्यूक्लियर एनवलप भी। जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस है उसके पास कोई एनवलप नहीं होती है। तो ये एक डिफरेंस मिल गया, देखो। ठीक है। In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Their genetic material is organized into chromosomes. हमने प्रोकैरियोटिक सेल जब किया था तब उसके पास क्या था? सिर्फ एक ही क्रोमोसोम था। लेकिन इसके पास क्या है? क्रोमोसोम्स है, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक है सबके सब आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर possess सेल वॉल। प्लांट वाले के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है ना। प्लाज्मिड होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये सब चीज़ें एनिमल में नहीं होती है। हाँ। ऑन अदर एंड एनिमल सेल हैव द सेंट्रियोल। एनिमल वाले के पास क्या होता है? सेंट्रियोल होता है, जो कि प्लांट सेल में नहीं होता है। तो देखो, सेल वॉल हो गया, सेल वॉल हो गया, प्लास्टिड हो गया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हो गया, ये सब किधर प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो उधर क्या प्रेजेंट है? मेरा सेंट्रियोल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल प्रेजेंट है एनिमल सेल में, जो कि प्लांट सेल में क्या है? एब्सेंट है। फिर इसकी हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, 5 किंगडम देखा हमने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब ये जो मोनेरा है ये तो क्या है? हमारा प्रोकैरियोटिक है। लेकिन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया क्या है? यूकैरियोट्स। देखो यहाँ पे लिखा भी है ना। प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई आर यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, एनिमल, ये सब क्या है? यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ठीक है। अब कुछ यूकैरियोट्स की बातें लिखते हैं। अब जो यूकैरियोट्स है वो कैसा है? उसके पास क्या है? वेल डेवलप क्या है? न्यूक्लियस। वेल डेवलप न्यूक्लियस है। दूसरा क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है।
ऑल यूकैरियोट्स, ये सब हमने अभी रीड करके आए, ऑल यूकैरियोट्स आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये कुछ बातें यूकैरियोटिक सेल की, है ना, ये नोट कर देना, मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते चलो, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है हमारा प्लांट सेल, ये है हमारा एनिमल सेल। अभी देखा मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफ्रेंशिएट किया ना, ये देखो यहाँ पे तो हमने डिफ्रेंशिएट किया कि प्लांट वाले के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल में नहीं होता है। फिर अगर देखा जाए तो एनिमल सेल में क्या होती है, सेंट्रल्स होती है जो कि एब्सेंट होती है किस में, प्लांट सेल में। तो ये सब ये सब क्या है, दोनों के बीच का अंतर है, डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो एक बार एनसीईआरटी से प्लांट सेल और एनिमल सेल देख लेना। फिर बात करते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से तो सवाल पूछता ही है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन was studied only after the evident of the इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर कभी स्टडी किया गया, जब क्या आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। कब आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो बोलेंगे 1950 में आया। कब आया, 1950 में। तो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया गया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। कौन से ईयर में आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो 1950 बोलेंगे। Meanwhile, जब तक chemical studies on the cell membrane, especially in the human red blood cells (RBC), जब तक वो नहीं आया था तब तक क्या करते थे, केमिकल स्टडीज की जाती थी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। किसके ऊपर स्टडी की जाती थी, तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के ऊपर स्टडी की जाती थी। enables the scientist to deduce the possible structure of plasma membrane. These studies shows that the cell membrane is mainly composed of, जब ये स्टडीज़ किया तो क्या देखने को मिला, जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली किससे कंपोज्ड है, इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। किससे कंपोज्ड है, किससे बना हुआ है, लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। कैसे लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स। द मेजर लिपिड्स आर phospholipids. The major lipids are phospholipids. They are arranged in a bilayer. कैसे present है, तो bilayer. Also, the lipids are arranged within the membrane with a polar head towards the outer side. कैसे present है, जो polar head है वो किधर है, towards the outer side, and hydrophobic tail जो है वो towards the inner part। ठीक है, polar head towards the outer side and a hydrophobic tail towards the inner part। ठीक है, this ensured that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। ऐसे अरेंजमेंट क्यों है, क्योंकि जो मेरी नॉन पोलर टेल है वो क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे, फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। इन एडिशन फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन अल्सो कंटेन क्लोरेस्ट्रॉल। ठीक है, इन एडिशन अगर देखा जाए जो फॉस्फोलिपिड्स की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। अब मैं स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा तुमको, उसके ऊपर ऐसे क्लोरेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन अल्सो possess प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड और प्रोटीन तो था ही, लेकिन बाद में जब और स्टडी किया गया तो क्या मिला, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी मिले। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबल इन डिफरेंट सेल टाइप। जो रेशियो होता है किसका, प्रोटीन का और लिपिड का, वो क्या करता है, वेरी करता है। एक कांस्टेंट रेशियो नहीं चलता है, वेरी करता है, वेरी। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। इन ह्यूमंस की अगर बात करें, इन ह्यूमंस बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स बोले तो आरबीसी
erythrocytes has approximately 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ये रेशियो है आरबीसी का। डिपेंडिंग ऑन द केस ऑफ एक्सट्रैक्शन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन। Depending on the age of extraction, membrane protein can be classified as integral and peripheral। किसके बेसिस पे किया है? On the age of extraction, on the age of extraction, membrane protein can be classified as integral और peripheral। पेरिफेरल प्रोटीन मतलब जो ऊपर ऊपर से लाई करती है। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, while the integral protein are partially और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। ठीक है। जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है मतलब ऊपर ऊपर से लाई करती है, और एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन जो पूरी ऐसे मेम्ब्रेन के बीच में से धसी हुई रहती है, पूरी ऐसे अंदर तक धसी हुई रहती है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है। अब कुछ नोट्स लिखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, लेट्स सी। सबसे पहले क्या आता है, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड। क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड। लिपिड कैसा होता है? फॉस्फोलिपिड। कैसा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। मतलब इसका अगर मैं डायग्राम देखूं, इसका अगर मैं डायग्राम देखूं तो ये ऐसा होता है। ये क्या है? पोलर हेड। और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? बायलेयर। कैसा प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर? बायलेयर में। बायलेयर प्रेजेंट है ना, बायलेयर प्रेजेंट है ना, एक ऐसे ऊपर और एक ऐसे नीचे। जो ये हाइड्रोफोबिक टेल है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल बोल सकते हैं, यहाँ पे नॉन पोलर, ये तो पोलर हेड हो गया, और ये क्या, इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? नॉन पोलर टेल भी हम इसको बोल सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना है एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। और ये जो पोलर हेड है ना, इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं किससे? आउटर एनवायरनमेंट से। कौन प्रोटेक्ट करता है इसको आउटर एनवायरनमेंट से? पोलर हेड प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? पोलर हेड। किससे बना हुआ है ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है। तो लिपिड्स की बात हो गई। लिपिड्स के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है इसमें? और होता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और ओलिगोसैकराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो ये चार चीज़ें जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, लिपिड, प्रोटीन, ओलिगोसैकराइड, कोलेस्ट्रॉल। लिपिड कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड्स। एक होता है बार पोलर हेड और एक होती है हाइड्रोफोबिक टेल या फिर नॉन पोलर टेल। पोलर हेड क्या करता है? जो ये पोलर हेड जो है वो क्या करता है? इस टेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है किसको? टेल को। कौन प्रोटेक्ट करता है? पोलर हेड। और कैसे प्रेजेंट होता है ये? इसका अगर कोई पूछेगा ये कैसे प्रेजेंट होता है तो क्या बोलोगे? बाय लेयर में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसका ये डायग्राम देखते हैं। तो ये ऐसा डायग्राम होता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसका डायग्राम होता है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये देखो, ये एक प्रोटीन है। ये कौन सी प्रोटीन है हमारी? इंटीग्रल प्रोटीन।
कौन सी? इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। और ये तो बाहर ही है, इसको क्या बोलेंगे हम? पेरिफेरल प्रोटीन। तो दो टाइप की प्रोटीन है, ये पूरी धसी हुई है इंटीग्रल प्रोटीन, और ये जो ऊपर ऊपर ही है पेरिफेरल प्रोटीन। और ये क्या है? पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये है पोलर हेड, ये है पोलर टेल। अब मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ जस्ट, ठीक है। तो अब ये जो हमारी प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है, हाँ, इसको दो में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है इंटीग्रल और एक होती है पेरिफेरल। एक होती है इंटीग्रल, एक होती है पेरिफेरल। अब ये जो प्रोटीन है, इसको हम जो डिवाइड कर रहे हैं, किसके बेसिस पे कर रहे हैं? किसके बेसिस पे कर रहे हैं? डिवाइडेड ऑन, अरे अरे अरे, डिवाइडेड ऑन द basis of ace of extraction, ace of extraction, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन को डिवाइड करते हैं इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, ठीक है। याद रखना, इंटीग्रल मतलब जो पूरी धसी हुई है, पेरिफेरल मतलब जो ऊपर ऊपर है, पेरिफेरल मतलब जो ऊपर ऊपर है। इंटीग्रल का ही दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ओके। फिर बात करते हैं इसकी मॉडल की। ये मॉडल जो है वो दिया किसने? तो जो ये जो मॉडल था, जो अभी हम ये देख के आए हैं डायग्राम के, ये मैंने दिया, ये मैंने अपने आप से बनाया क्या? नहीं, ये मॉडल किसने दिया है? मॉडल was given by टू साइन। मॉडल was given by, किसने दिया था? सिंगर एंड निकलसन, निकलसन। किसने दिया ये मॉडल? सिंगर एंड निकलसन। इन कभी दिया था ये? 1972। ईयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईयर याद रख लेना प्लीज। 1972 ये मॉडल किसने दिया है? सिंगर एंड निकलसन ने दिया है, ठीक है। इस मॉडल का नाम क्या है? इस मॉडल का नाम है फ्लूइड म्यूजिक मॉडल। क्या नाम है? फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसमें कि जो प्रोटीन्स है are the icebergs floating in sea of phospholipids, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? सेमी फ्लूइड या फिर क्वासिक फ्लूइड नेचर। और क्या बोला जाता है इसको? सेमी फ्लूइड या फिर क्वासिक फ्लूइड नेचर भी बोला जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रोटीन
एन लिपिड जो कंसंट्रेशन होता है उनका वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है। अगर मैं RBC की बात करूं तो इसमें 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है, लिपिड होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ठीक, जो जो मैं एनसीईआरटी में पहले देखो मेरा क्या तरीका था, पहले मैंने एनसीईआरटी में रीड करवाया, फिर उसके बाद हमने एनसीईआरटी के क्या किए, नोट्स बनाए। एनसीईआरटी के क्या किए, नोट्स बनाए। जैसे एनसीईआरटी भी हो गई, उसके नोट्स भी बन गए, तो तुमको रिवीजन करने में भी क्या होएगा, आसानी होगा। अगर कुछ एनसीईआरटी में नहीं समझ आ रहा है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये रीड करके एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना। ठीक है, तो ये तरीका अच्छा है ना। पहले हमने एनसीईआरटी रीड कर ली, फिर उसके बेसिस पे क्या कर दिया, हमने नोट्स बना दिए। यस, और ये एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है कि हाँ, ये देखो, ये कोलेस्ट्रॉल, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, नहीं दिख रहा है इससे, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन। यस, ये रहा, ये कोलेस्ट्रॉल, ये ऐसे प्रेजेंट होता है। और ये भी क्या है ऐसे, ये भी क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के यहाँ से क्या निकल रही है, शुगर। ये देखो, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन जो दसी हुई रहती है मेम्ब्रेन के बीच में, क्या है, दसी हुई है। इंटीग्रल प्रोटीन जो दसी हुई रहती है, जो ऊपर ऊपर रहती है, उसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, an important model of the structure of the cell membrane, an improved model of an structure of cell membrane was proposed by किसने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकलसन in 1972। वाइडली एक्सेप्टेड एज अ, वाइडली कैसे एक्सेप्टेड करते थे इसको, एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। According to this, the quasi-fueled nature of lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as fluidity. फिर आगे क्या बात है, और फिर हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। ठीक है, the fluid nature of the membrane is also important from the point of view of, अब ये जो फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का कैसा है, फ्लूइड नेचर है। अब ये जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, वो भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शंस, सीक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो ये सब क्या है, इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन है। कौन से सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शंस, सीक्रीशंस, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। One of the most important function of the plasma membrane is the ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका, मॉलिक्यूल्स का, उसके अक्रॉस। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy। बहुत सारे molecules हैं जो कि मूव करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस बिना कोई एनर्जी के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोला जाता है उसको, पैसिव ट्रांसपोर्ट, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, तो उसको बोलेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। कुछ ऐसे होते हैं, और कुछ होते हैं न्यूट्रल सॉल्यूट्स may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentrated gradient, that is from higher concentration to the lower. Water may also move across this membrane from higher to lower concentration
मूवमेंट ऑफ वाटर बाय द डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। movement of water by the diffusion is called osmosis. Has a polar molecule cannot pass through the non, अभी जो लिपिड होती है वो कैसी होती है, नॉन पोलर। जो लिपिड है वो कैसी है, नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है ना। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन of the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from low to higher concentration. Such transport is an energy dependent process. ऐसे ट्रांसपोर्ट में क्या लगती है, एनर्जी लगती है। इन विच ATP इज यूटिलाइज, जिसमें ATP का भी यूज होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या एग्जांपल है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी रीडिंग हो गया। अब क्या करेंगे, हम नोट्स बनाएंगे। अब नोट्स बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो किसकी बात करते हैं, फंक्शन की। क्या क्या फंक्शंस थे, तो क्या क्या फंक्शन देखने को मिले। सबसे फर्स्ट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल लिविंग। और कैसी होती है ये, डायनेमिक होती है, डायनेमिक। फिर कैसी होती है, फ्लूइड मॉडल होता है। अब ये जो फ्लूइड मॉडल है इसकी वजह से हमको क्या क्या मदद करती है, किस किस में मदद करता है ये, सेल ग्रोथ में, सेल ग्रोथ, इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, सेल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और क्या होता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, क्या होता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। और ये सेल ग्रोथ होएगा, इंट्रासेलुलर जंक्शंस प्रेजेंट होंगे, सेल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जो ये होती है वो कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, लिविंग होती है, डायनेमिक होती है। उसका कैसा होता है, फ्लूइड नेचर होता है। फ्लूइड नेचर होता है तभी तो, फ्लूइड नेचर होता है तभी तो वो सेल ग्रोथ किस किस में मदद करती है। फ्लूइड नेचर की वजह से हमको सेल ग्रोथ में इंटरसेलुलर जंक्शंस, सेल डिवाइड, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इन सब में मदद करती है। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एंडोसाइटोसिस का मतलब सेल के अंदर कुछ भी सामान को लेना। क्या होता है, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है, समझो ये एक कुछ तो सामान है, ठीक है, और ये क्या है, मेरा एक सेल प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, इस सामान को सेल के अंदर लेंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो ये देखो, ये सामान जो बाहर था वो अब सेल के अंदर आ गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे किसका, एंडोसाइटोसिस। और एक होएगा जो सामान हम सेल के अंदर से बाहर फेंकेंगे। क्या करेंगे, ये सेल है, ये सेल है, ये मेरा सामान है। सेल के अंदर से क्या कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, अंदर से क्या कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम,
एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे इसको? एक्सोसाइटोसिस। तो एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होती है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल की मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिवली परमीएबल होती है। कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमीएबल। एक होता है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से किधर डालता है? लो कॉन्सेंट्रेशन पे डालता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से किधर डालता है? लो कॉन्सेंट्रेशन में डालता है। और एक होता है जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन से किधर डालता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन में डालता है। ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं ना, हमने दो टाइप के प्रोसेसेस पढ़े थे, पैसिव एंड एक्टिव। तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है और एक लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है। तो जो हाई से लो जा रहा है इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा पैसिव। क्या बोलूँगा इसको? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो लो से हाई जा रहा है इसको मैं क्या बोलूँगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन हिल मूवमेंट बोलते हैं। कैसी बोलते हैं? डाउन हिल। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लो से हाई जा रहा है तो इसको बोलेंगे अप हिल। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होएगा। इसमें एग्जांपल क्या है हमारा? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। ठीक है। और बात करता हूँ वाटर की। तो वाटर के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे वाटर के ट्रांसपोर्ट को? ऑस्मोसिस। ये किसके अंदर आता है? हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर। और ये कैसा होता है? तो पोलर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया एक्टिव और पैसिव के बारे में भी। पहले एनसीईआरटी रीड किया मस्त, फिर नोट्स बना दिए। दिस वे का टीचिंग यार बहुत कम जगह ही मिलेगा। ठीक है। पहले एनसीईआरटी रीडिंग भी हो रहा है आपका, इधर ही एनसीईआरटी भी करके जाओ, इधर ही नोट्स भी बना के जाओ, रिवीजन भी करके जाओ, जो करना है करके जाओ, सिर्फ लेक्चर देखो बट, है ना। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। क्या करते हैं? सेल वॉल कर लेते हैं बस। ठीक है। फिर एंड करते हैं, फिर हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सेल वॉल। अब सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, as you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering। क्या बनाता है? ये outer covering बनाता है। क्या बनाता है? outer covering for the plasma membrane of fungi and plants। cell wall cell wall not only gives shape, सिर्फ shape नहीं देता। cell wall not only gives shape to the cell and protect the cell from the mechanical damage and infection, it also help in cell to cell interaction। और किस में मदद करता है ये? it also help in cell to cell interaction and provide barrier and provide barrier to undesirable macromolecule
एल्गे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गे के पास जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल इन अदर प्लांट्स इट्स कंस्टेंस ऑफ, और प्लांट की बात करूं प्लांट में, तो प्लांट में आता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टीन्स एंड प्रोटीन। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, जो सेल वॉल होती है एक यंग प्लांट सेल की, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वॉल, इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ which gradually diminishes as the cell mature, and the secondary wall in form of inner जो प्राइमरी होगी ना, प्राइमरी वॉल उसके अंदर बनेगी क्या? सेकेंडरी वॉल, जब सेल क्या होगा? मैच्योर होगा। टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन, ये याद रखना, टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन, अंदर बनती है सेकेंडरी, उसके बाहर नहीं। साइड ऑफ द सेल, द मिडिल लेमिना इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, जो मिडिल लेमिना होती है वो लेयर जो है किससे बनी हुई है? कैल्शियम पैक्टेट। विच होल्ड और ग्लूज, जो होल्ड करके रखता है, यहाँ पे ग्लू करके रखता है द डिफरेंट नेबरिंग सेल टूगेदर। द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिनाe may be traveled by plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cell। अब नोच बनाएंगे, एनसीईआरटी हो गया। अब बात करते हैं किसकी? सेल वॉल की। किसकी बात करते हैं अब? सेल वॉल की। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो कैसी है? नॉन लिविंग है। सेल वॉल कैसी है? नॉन लिविंग है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। Cell wall. Cell wall is non-living. Cell wall is non-living, rigid और outermost। अब अगर बात करूं एल्गे की सेल वॉल की, किसकी बात करूं? एल्गे के सेल वॉल की। तो बात करते हैं सबसे पहले एल्गे की। तो जो एल्गे की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोस एक सेकेंड यार, इधर जगह नहीं है, एक सेकेंड इधर लिख देते हैं। एल्गे, अगर एल्गे की बात करें तो ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोस, गैलेक्टेंस, मैनस एंड CaCO3। एनसीईआरटी में भी लिखा था, वही मैं बस अभी तुमको लिख के दिखा रहा हूँ। दूसरी बात करते हैं किसकी? प्लांट की। तो प्लांट की किससे बनी हुई रहती है? सेल्यूलोस, सेल्यूलोस, पैक्टिन एंड प्रोटीन। फिर बात करते हैं किसकी? फंजाई की। फंजाई किससे बनी हुई रहती है? काइटिन से। फिर बात करते हैं किसकी? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की किससे बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई रहती है। तो एल्गे की हो गई, एल्गे की देख ली, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनस, CaCO3। प्लांट्स की देख ली, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। फंजाई की देख ली, काइटिन। बैक्टीरिया की देख ली, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है ना? हाँ। अब सेल वॉल का काम क्या क्या होता है? बैरियर देता है,
बैरियर देता है, बैरियर जो कि अनवांटेड है ना, बैरियर टू अनवांटेड। दूसरा क्या देगा, शेप देगा है ना, और प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एब्रेशन, इन्फेक्शन। ठीक है। फिर ये होती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल जो होती है वो कैसी होती है, यंग होती है, इलास्टिक होती है, और क्या करती है, ये ग्रो करती है, ग्रोथ। और इसके अंदर ही फिर क्या बनती है हमारी, ये है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी वॉल। ये कैसी होती है, रिजिड होती है। कैसी होती है, रिजिड, और इम्परमिएबल होती है। और कैसी होती है, इम्परमिएबल। ठीक है। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, जो एक सेल से दूसरे सेल में सामान पहुंचाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्स। और इसके ऐसे बीच में वॉल प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटिंग लेयर। क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग लेयर, जो मिडिल लैमिला बोला जाता है ना। किससे बनता है ये, हमने एनसीईआरटी में देख लिया था। किससे बनता है ये, कैल्शियम पैक्टिन। ये देखो यहाँ लिखा है ना, कैल्शियम पैक्टिन से बनता है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने कवर किया यूकैरियोटिक सेल, फिर कवर किया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर विथ एनसीईआरटी आल्सो, एंड सेल वॉल विथ एनसीईआरटी। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर से मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करूँगा। पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे वो होएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा, माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा, और प्लास्टिड्स। ठीक है। यहाँ तक करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब हमारा ये चैप्टर है वो कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, एनसीईआरटी पेज नंबर 94 सेल वॉल तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। कहाँ तक कंप्लीट कर दिया है, सेल वॉल तक कंप्लीट कर दिया है ना। और एक और बात, प्लीज़ ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल ऑल्सो, जशन पहुजा बायोलॉजी। मैं पूरे अपने हैंड रिटन नोट्स बना के आता हूँ क्लास में, देखो। तो ये भी तुमको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ये जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं ये कंप्लीट कर देना। वन मोर थिंग, ये जो मैंने होमवर्क दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, प्रोकैरियोटिक जिसने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर देख के आओ। प्रोकैरियोटिक मैंने वहाँ सिखा दिया है, यूकैरियोटिक आज के इस लेक्चर में सिखा दिया है। दोनों के बीच का डिफ्रेंशिएशन लिख के मुझे इस पे भेज देना, इंस्टा पे। ठीक है। इंस्टा भी क्या है, जशन पहुंचा बायोलॉजी। ठीक है। और बाकी हम सब ने आज ये पूरा क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया विथ एनसीईआरटी, ठीक है। देखो क्या नोट्स बनाए हैं, मस्त। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय।